नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर में पेश आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश संधू। हम ज्योग्राफी की 2 अध्याय पूरे कर चुके हैं। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? तीसरा अध्याय। और तीसरे अध्याय का नाम देखो। तीसरे अध्याय का नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। ये ज्ञान रखना, इस पार्ट में ज्यादातर आंकड़े। तो देखो, जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। और मेरी आशा ये कहती है कि आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत शानदार आता है। छोटा प्रश्न आता है, मतलब 1 नंबर का, आधा नंबर का, ये इस प्रकार का प्रश्न आता है और आप उसको सोल्व कर लोगे। अब देखो, अब इसका मतलब ये है, जनसंख्या का है तो वितरण पढ़ेंगे, जनसंख्या का है तो घनत्व पढ़ेंगे, और जनसंख्या की वृद्धि पढ़ेंगे। भाई वितरण पढ़ेंगे, वो भी जनसंख्या का ही है। इसका मतलब ये जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि। आगे बात में, अब इस पार्ट में देखो, पहले ये सोल्व कर लेते हैं। क्या जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जनसंख्या किसे कहते हैं, तो आप ये बता देना, किसी क्षेत्र विशेष, जैसे राजस्थान एक क्षेत्र विशेष है, उत्तर प्रदेश एक क्षेत्र विशेष है, महाराष्ट्र एक क्षेत्र विशेष है। विश्व के संदर्भ में चर्चा करें तो भारत एक क्षेत्र विशेष है। अगर मान लो महाद्वीपों के रूप में चर्चा करें तो एशिया महाद्वीप एक क्षेत्र विशेष है। अगर वही राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो जैसलमेर है, नागौर है, बीकानेर है, बाड़मेर, जोधपुर, ये सब क्षेत्र विशेष है। ये सब क्या है? क्षेत्र विशेष। तो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या किसे कहते हैं, तो आप ये बताना, किसी क्षेत्र विशेष मैंने आपको बता दिया। वापिस देखो, राजस्थान के संदर्भ में बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, मान लो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 33 के 33, ये क्षेत्र विशेष है। भारत के संदर्भ में जितने भी राज्य हैं वो क्षेत्र विशेष है। विश्व के संदर्भ में जितने भी देश है वो क्षेत्र विशेष है। अगर हम बात करें महाद्वीपों के संदर्भ में तो 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीपों के संदर्भ में एशिया एक क्षेत्र विशेष है। क्षेत्र विशेष का मतलब ये होता है कि उसकी एक तो सीमाएं निर्धारित होती है, उसकी क्या होती है? सीमाएं निर्धारित होती है, और वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, वही क्षेत्र विशेष है। आगे बात में, तो जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों में ज्ञान रखना, स्त्री और पुरुष दोनों आगे, की संख्या को, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। आगे बात समझ में। अब आपसे पूछ ले वितरण क्या है? जनसंख्या वितरण, ये तो सिर्फ परिभाषा हुई है, वो जनसंख्या की हुई है। अब आपसे ऐसा पूछ ले जनसंख्या वितरण क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं जनसंख्या वितरण। देखो, वितरण का मतलब है बंटवारा। वितरण का मतलब क्या? बंटवारा। या इसका मतलब यह है कि जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार है पृथ्वी पर जनसंख्या का। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि चाहे वो राजस्थान के संदर्भ में ले, चाहे वो इंडिया के संदर्भ में ले, चाहे महाद्वीपों के संदर्भ में ले, या मान लो विश्व के संदर्भ में ले। आगे बात समझ में। तो जनसंख्या का फैलाव
जनसंख्या का फैलाव या जनसंख्या का फैलाव या बसाव किस प्रकार का है? जनसंख्या का फैलाव या बसाव किस प्रकार का है? वही क्या है? जनसंख्या का वितरण है। जनसंख्या का फैलाव या बसाव किस प्रकार है? कैसे? एक उदाहरण मान के ये चलो कि जैसे एक कुचामन है, एक मकराना है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझना। एक कुचामन है, एक मकराना है। कुचामन में जनसंख्या कम है, मकराना में जनसंख्या ज्यादा है। कुचामन में जनसंख्या कम है, मकराना में जनसंख्या ज्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे से, अर्थात मकराना और कुचामन में जनसंख्या का समान वितरण नहीं है ना, जनसंख्या का समान फैलाव नहीं है ना, तो इसका मतलब ये होता है जनसंख्या का वितरण हमेशा ही असमान होता है। जनसंख्या का वितरण क्या होता है? हमेशा ही असमान होता है। जनसंख्या का वितरण हमेशा क्या होता है? असमान होता है। एक ऐसे उदाहरण समझो, दो परिवार है। एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, एक परिवार में 6 लोग रहते हैं, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं। क्या तीनों परिवारों में जनसंख्या समान है या लोगों की संख्या समान है? नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जनसंख्या का वितरण होता है और वो जनसंख्या का वितरण हमेशा ही असमान होता है। जनसंख्या का वितरण हमेशा ही कैसा होता है? असमान होता है। आगे बात में, और जनसंख्या वितरण पर पूछ ले किस पर बल दिया जाता है? जनसंख्या वितरण में किस पर बल दिया जाता है? तो जनसंख्या वितरण में हमेशा स्थितिगम पक्ष पे बल दिया जाता है। स्थितिगम पक्ष पे बल दिया जाता है। स्थितिगम पक्ष क्या है? इसका मतलब ये समझिए आप कि अगर किसी क्षेत्र में उद्योग धंधे, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की सुविधाएं ज्यादा है, आदि की सुविधाएं ज्यादा है, तो वहां लोग भी ज्यादा रहेंगे। वहां लोग भी क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। और अगर मान लो किसी क्षेत्र में परिवहन, संचार के साधन, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाएं कम है, तो वहां लोग भी कम रहेंगे, तो वहां लोग भी कम रहेंगे। तो जनसंख्या वितरण में किस पर बल दिया जाता है? तो जनसंख्या वितरण में स्थितिगम पक्ष पे बल दिया जाता है। किस पे? स्थितिगम पक्ष पे बल दिया जाता है। आगे बात में ये दो हो गई, एक तो जनसंख्या की परिभाषा हो गई, एक वितरण की हो गई। तीसरा देखो जनसंख्या घनत्व। तीसरा क्या? जनसंख्या घनत्व। मैं मिटा देता हूं इसको, ये लिख देता हूं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। अब आपसे पूछ ले जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? तो आप ये बताना, एक वर्ग या प्रति वर्ग, एक वर्ग या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। एक वर्ग या प्रति वर्ग में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो एक वर्ग या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस, जैसे मान लो 1 वर्ग किलोमीटर है, इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं? इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वही उसका क्या है? जनसंख्या घनत्व है। यानी जैसे मान लो एक रूम है, रूम 1 वर्ग किलोमीटर मान के चलो आप, उसमें जितने लोग रह रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से समझो एक कमरा है, उसमें मान लो कितने लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, जितने लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, मान लो 10 रह रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व भी 10 हो जाएगा। मान लो 20 रह रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व भी 20 हो जाएगा। मान लो 100 रह रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व भी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे बात में 3 परिभाषा हो गई। चौथी परिभाषा देखो जनसंख्या वृद्धि की। उससे पहले ये समझ लेना, जनसंख्या पूछ ले, ओनली जनसंख्या के, जनसंख्या को परिभाषित करो, जनसंख्या को परिभाषित करो, तो आप इतना ही बताना किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। आगे बात समझना ये, अगर आपसे पूछ ले वितरण, तो जनसंख्या वितरण का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या का बसाव या जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार से है। जनसंख्या का बसाव या जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार से है।
और जनसंख्या का बसाव या जनसंख्या का फैलाव हमेशा ये समान होता है। मैंने आपको इसका उदाहरण बता दिया है। और जनसंख्या के वितरण में किस पर बल दिया जाता है? तो जनसंख्या के वितरण में स्थितिगम पक्ष पे बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है? स्थितिगम पक्ष पे बल दिया जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में सारी सुविधाएं हैं तो वहां ज्यादा लोग रहेंगे, तो जनसंख्या का वितरण उस क्षेत्र में ज्यादा हो गया। जैसे कुचाण में सारी सुविधाएं हैं तो लोग ज्यादा रहेंगे, तो जनसंख्या वितरण यहाँ ज्यादा हो गया। मान लो किसी दूसरे क्षेत्र में सुविधाएं कम है तो वहां लोग भी कम रहेंगे, तो जनसंख्या वितरण वहां कम हो गया। ये है। अब आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? यानी एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को, एक वर्ग या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब आगे देखो वर्दी आती है, जनसंख्या वर्दी। जनसंख्या वर्दी। अब आपसे पूछ ले जनसंख्या वर्दी किसे कहते थे? बोलो। किसी निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। देखो, अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा देखिए। किसी निश्चित क्षेत्र, पहले सुनिए आराम से, किसी निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब इसको समझिए। जैसे आप ये उदाहरण समझिए, ये राजस्थान है, तो राजस्थान का क्षेत्र निश्चित है कि नहीं है? राजस्थान का क्षेत्र निश्चित है कि नहीं है? राजस्थान का क्षेत्र निश्चित है, तो ये निश्चित क्षेत्र हो गया। और निश्चित समय, अब निश्चित समय देखो कैसे, देखो पहले किसी निश्चित क्षेत्र, तो निश्चित क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, ये राजस्थान है। और निश्चित समय, अब समय निश्चित कैसे हो, देखो कि जैसे जनसंख्या की गणना प्रति 10 वर्ष बाद होती है। अर्थात जो जनसंख्या की काउंटिंग है वो प्रत्येक 10 साल के बाद होती है, प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। जैसे अभी जनसंख्या हुई थी, जनगणना जो हम आंकड़े पढ़ेंगे वो 11 के पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? 11 के पढ़ेंगे। अब जनसंख्या की जो गणना है या जनगणना है वो 21 में होगी, तो 11 से 21 का गैप कितना हो गया? 10 साल का हो गया। यानी जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, अर्थात निश्चित अंतराल के बाद होती है। अर्थात जनसंख्या की गणना कितने वर्ष बाद होती है? तो जनसंख्या की गणना 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद में? तो 10 वर्ष बाद में। आगे बात समझ। तो समय निश्चित कैसे हो गया? समय भी कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। समय भी कितना हो गया? 10 वर्ष। देखो, क्षेत्र निश्चित हो गया राजस्थान, समय भी निश्चित है 10 वर्ष। इसमें जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन कैसा होगा मैं भी बता दूंगा। इसमें जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। वही परिवर्तन क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। परिवर्तन कैसे होगा? जैसे मान लो, आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। 2001 में जनसंख्या की जनगणना हुई थी मान लो, और उसमें राजस्थान की जनसंख्या मान लो 100 थी। राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 100 थी। अब जनसंख्या की गणना वापस 11 में हुई और जनसंख्या हो गई मान लो 110। कितनी हो गई? 110। तो बताओ परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 110। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है? ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है? ये परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है? ये परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। आगे बात में, अब ये परिवर्तन भी 2 प्रकार का होता है।
परिवर्तन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ये भी ध्यान रखना। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है जनसंख्या वृद्धि में? तो जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। अब देखो 2 प्रकार का कौन कौन सा हो, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो है धनात्मक परिवर्तन, एक तो कौन सा परिवर्तन है? धनात्मक परिवर्तन। एक है ऋणात्मक परिवर्तन, एक कौन सा है? ऋणात्मक परिवर्तन। एक तो है धनात्मक परिवर्तन, एक है ऋणात्मक परिवर्तन। अगली बात सुनना, जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? तो जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक है धनात्मक परिवर्तन, एक है ऋणात्मक परिवर्तन। अब धनात्मक परिवर्तन क्या है? अगर पहले की तुलना में जनसंख्या ज्यादा हो जाए, पहले की तुलना में जनसंख्या ज्यादा हो जाए धन का, देखो धनात्मक में धन, और धन का मतलब हम प्लस लगाते हैं ना, धन का मतलब प्लस जोड़ना। ऋणात्मक का मतलब जनसंख्या कम, और कम में माइनस लगाते हैं। अगली बात सुने, तो अगर पहले की तुलना में जनसंख्या ज्यादा हो जाए, पहले की तुलना में जनसंख्या ज्यादा हो जाए, तो वो परिवर्तन धनात्मक परिवर्तन है। तो वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? धनात्मक परिवर्तन है। और अगर पहले की तुलना में जनसंख्या कम हो जाए, तो वो परिवर्तन कौन सा है? ऋणात्मक परिवर्तन है। तो वो परिवर्तन कौन सा है? ऋणात्मक परिवर्तन है। तो अगर पहले की तुलना में जनसंख्या ज्यादा हुई है तो धनात्मक परिवर्तन। आपको उदाहरण पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है, किसी राज्य की जनसंख्या 2001 में 100 थी, 2001 में 100 थी, और उस राज्य की जनसंख्या 2011 में बढ़ गए 110 हो गई। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये धनात्मक परिवर्तन है। अब मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, उदाहरण समझना कि हमने पढ़ा था कि जैसे ये राजस्थान है, निश्चित समय में होती है जनगणना, वो जनसंख्या वृद्धि है, अर्थात समय निश्चित है। तो अब क्या, जैसे राजस्थान की जनसंख्या 2001 में कितनी थी? 100 थी। कितनी थी? 100। 2011 में कितनी हो गई? 110 हो गई। 2011 में कितनी हो गई? 110 हो गई। अगली बात हमने 110 हो गई। तो बताओ जनसंख्या ज्यादा हुई है कम हुई है? जनसंख्या ज्यादा हुई है, और जनसंख्या जिसमें ज्यादा होती है वो परिवर्तन किस प्रकार का है? वो परिवर्तन है धनात्मक परिवर्तन। वो परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? वो परिवर्तन है धनात्मक परिवर्तन। अगली बात हमने एक उदाहरण और बता देता हूँ। जैसे 2001 में जनसंख्या थी 100, और 2011 में मान लो जनसंख्या हो जाए 90, जनसंख्या कितनी हो जाए? 90 हो जाए। अगली बात में जनसंख्या कितनी हो जाए? 90 हो जाए। तो बताओ पहले की तुलना में जनसंख्या ज्यादा हुई है कम हुई है? तो इसकी तुलना में जनसंख्या कम हुई है, इसकी तुलना में जनसंख्या कम हुई है। तो ये परिवर्तन किस प्रकार का है? तो ये परिवर्तन है वो ऋणात्मक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? ऋणात्मक। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर पहले की तुलना में जनसंख्या ज्यादा हो गई तो वो धनात्मक है, और पहले की तुलना में अगर जनसंख्या कम हो गई तो वो ऋणात्मक ही है। आगे बात सुनने, बस आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने बता दी 4 कोटेशन, चारों कोटेशन एक बार देख लीजिए। मैंने जनसंख्या की परिभाषा बता दी, जनसंख्या वितरण की बता दी, घनत्व की बता दी, और वृद्धि की बता दी। आगे बात में, और परिवर्तन हमेशा 2 प्रकार के होते हैं जनसंख्या में, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अगर बढ़ रही है तो वो परिवर्तन धनात्मक है, और पहले की तुलना में अगर घट रही है तो वो परिवर्तन ऋणात्मक है। आगे बात में आगे देखो, अब हम अध्याय 3 शुरू करते हैं। ये चारों की परिभाषा हो गई, ये अध्याय 3 की परिभाषा थी। सब परिभाषा जो भी बताई थी मैंने अध्याय 3 की थी। अब देखो जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जनसंख्या। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ओनली जनसंख्या पढ़ते हैं। जनसंख्या के बाद में जनसंख्या वितरण आएगा। आगे बात जनसंख्या किस, अब जनसंख्या पढ़ते देखो।
किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के निवास करने, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की या लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। अब देखो, इसमें थोड़ी सी चीज़ें बतानी है। यानी क्या होता है कि जैसे ही मानव की सभ्यताएं और संस्कृति पनपने लगी, जैसे ही मानव की सभ्यताएं और संस्कृति पनपने लगी, तदुपरांत या उसके उपरांत जनसंख्या में वृद्धि होती गई, जनसंख्या में वृद्धि होती गई। आगे बाद में जैसे जैसे मानव सभ्य होता गया, उसको संस्कृति पनपती गई, उसमें विकास आता गया, वैसे वैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, जनसंख्या में वृद्धि होती गई। आगे बाद में तो इसका मतलब ये है कि मानव की सभ्यता के विकास के साथ ही जनसंख्या में वृद्धि होती गई। अब आज देखो, विश्व की जनसंख्या देखो कितनी है। विश्व की जनसंख्या लगभग है 714 करोड़। जनसंख्या कितनी है? 714 करोड़, यानी 7 अरब 14 करोड़ है। तो ये जनसंख्या पहले इतनी थी क्या? पहले इतनी नहीं थी, पहले इतनी नहीं थी। जनसंख्या में वृद्धि कब से हुई? तो जैसे जैसे मानव की सभ्यताएं पनपने लगी, मानव का विकास होने लगा, तदुपरांत उसकी जनसंख्या में भी क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। तदुपरांत उसकी जनसंख्या में भी क्या होने लगी? वृद्धि होने लगी। तो इसमें लिख सकते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ ही जनसंख्या में वृद्धि। तो हम जनसंख्या पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि सभ्यता के विकास के साथ ही जनसंख्या का उद्भव हुआ। सभ्यता के विकास के साथ, विकास के साथ, सभ्यता के विकास के साथ। अगली बात सुन में, यानी सभ्यता के विकास के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। जब तक सभ्यता का विकास नहीं था तो जनसंख्या कम थी। जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होने लगा, उसी प्रकार सभ्यताओं के विकास के साथ ही जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। आगे बात में आगे देखो, जनसंख्या है वो वहीं ज्यादा निवास करती है जहाँ राजनीतिक रूप से शांति हो, आर्थिक रूप से शांति हो, वहाँ रोजगार के साधन हो, अच्छी चिकित्सा सुविधा हो। जहाँ ये सारी सुविधाएं मिलेगी, जनसंख्या वही ज़्यादा रहेगी। जहाँ ये सारी सुविधाएं मिलेगी वहीं जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक शांति, जहाँ आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ हो, आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ हो, जहाँ राजनीतिक रूप से शांति और आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ है, वहाँ जनसंख्या अधिक मिलेगी, वहाँ जनसंख्या अधिक मिलेगी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप, उसमें आएगा। तो जहाँ राजनीतिक शांति होती है, अर्थात दंगे वंगे नहीं होते हैं, शांत इलाका है राजनीतिक रूप से, या आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब ये रोजगार के साधन जहाँ अधिक हो, जहाँ रोजगार के साधन अधिक हो, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगली बात सुने, जनसंख्या का असमान वितरण में भी यही कारक है कि कहीं एक चीज मानते हैं हम कि जैसे जनसंख्या की आधारशिला, आधारशिला का मतलब है नींव। जनसंख्या की नींव यह है कि मान लो एक तो जो क्षेत्र कम शिक्षित होगा, जहाँ मतलब शिक्षा कम होगी, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी। और जो क्षेत्र शिक्षित होगा वहाँ जनसंख्या कम होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, 2 परिवार है, एक परिवार में 3 लोग या 4 लोग या 5 लोग रहते हैं, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं। तो इसका मतलब ये मान के चलो आप, जिसमें 5 लोग रह रहे हैं वो परिवार शिक्षित है, और जिसमें लोग ज़्यादा रह रहे हैं वो परिवार अशिक्षित है। तो आपसे पूछ ले जनसंख्या, तो जनसंख्या का मतलब सभ्यता के साथ ही, यानी सभ्यता के विकास के साथ ही जनसंख्या में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। जहाँ राजनीतिक शांति होती है, आर्थिक विकास होता है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। जनसंख्या के आधारशिला, जहाँ मतलब जो क्षेत्र शिक्षित होगा वहाँ जनसंख्या कम रहेगी, और जो क्षेत्र अशिक्षित होगा वो जनसंख्या वहाँ ज़्यादा निवास करेगी। परिभाषा पूछे तो आप परिभाषा बता देना। अब एक
इसकी आगे हेडिंग है मानव संसाधन के रूप में। मानव संसाधन के रूप में, मानव संसाधन के रूप में क्या, वो देखो। संसाधन किसे कहते हैं, पहले ये स्पष्ट करो, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं, जो मानव के लिए उपयोगी हो, जो मानव के लिए उपयोगी हो, जो मानव के लिए उपयोगी हो और भविष्य में उपयोग की संभावना हो, भविष्य में उपयोग की संभावना हो, जो मानव के लिए उपयोगी हो और भविष्य में उपयोग की संभावना हो, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझना, जैसे जल है, जल आज भी मानव के लिए उपयोगी है, अर्थात वर्तमान में भी उपयोगी है, और जल का उपयोग भविष्य में भी है, जल का उपयोग भविष्य में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जल एक संसाधन हो गया, जल एक क्या हो गया, संसाधन हो गया। आगे बात में जल एक क्या हो गया, संसाधन हो गया। आगे बात में जैसे जल आज भी या वर्तमान समय में भी उपयोगी है और भविष्य में भी उपयोग की संभावना है या उपयोगी है, तो इसका मतलब जल एक संसाधन हो गया। वैसे ही मानव संसाधन के रूप में, मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव आज भी उपयोगी है और आने वाले समय में भी मानव के उपयोग की संभावना है या उपयोग है। मानव आज भी उपयोगी है और आने वाले समय में भी उपयोगी है, ये उपयोग की संभावना है। तो इसका मतलब मानव किसके रूप में हो गया, मानव एक संसाधन के रूप में हो गया। मानव एक किसके रूप में हो गया, मानव एक संसाधन के रूप में हो गया। अब देखो इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है। हमने पहले पढ़ा था मानव भूगोल की प्रकृति, हमने उसमें ये पढ़ा था मानव भूगोल की प्रकृति में मानव का केंद्र स्थान है। मानव भूगोल की प्रकृति में, मानव भूगोल की प्रकृति में, मानव भूगोल की प्रकृति में मानव का केंद्र ये स्थान है। हमने पढ़ा था ना मानव भूगोल की प्रकृति में मानव मुख्य स्थान है या केंद्र बिंदु, हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, केंद्र बिंदु है। तो मानव भूगोल की प्रकृति में मानव केंद्रीय स्थान है या केंद्र बिंदु है। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। अगर मानव भूगोल पढ़ रहे हैं उसमें मानव ही नहीं होगा तो क्या वो भूगोल परिपूर्ण होगा, वो भूगोल कभी भी परिपूर्ण नहीं होगा, वो भूगोल कभी भी परिपूर्ण नहीं होगा। तो मानव भूगोल की प्रकृति में मानव का कौन सा स्थान है, मुख्य स्थान है, केंद्रीय स्थान है, अर्थात केंद्र स्थान है। अगली बात समझ में। तो अब देखो केंद्र स्थान कैसे, मानव क्या करता है, जितने भी प्राकृतिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है, जितने भी प्राकृतिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है, उन सब का समायोजन कौन करता है, उन सब का समायोजन मानव करता है, उन सब का संयोजन कौन करता है, मानव करता है। आगे बात में मान लो मिट्टी है, प्रकृति है, जल है, खनिज है, आदि सब का उपयोग निश्चित कौन करता है, आदि सब का उपयोग निश्चित मानव ही करता है, आदि सब का उपयोग निश्चित कौन करता है, मानव ही करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मानव है ना, वो इस प्रकृति का केंद्र बिंदु है। अगर हम मानव की कल्पना नहीं कर सकते, तो अगर हम मानव भूगोल में मानव की कल्पना नहीं कर सकते, तो मानव भूगोल शून्यविहीन है, अर्थविहीन है, अर्थात उसका कोई ही महत्व नहीं है। तो मानव भूगोल की प्रकृति में मानव का केंद्रीय स्थान या मुख्य स्थान होता है। क्यों, क्योंकि वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का समायोजन करता है। जल, मिट्टी, खनिज, जितनी भी वनस्पति आदि सबको निर्धारित कौन करता है, मानव करता है। आदि सब में तालमेल कौन बैठा के रखता है, मानव बैठा के रखता है। और इसका मतलब ये हो गया कि मानव भूगोल की प्रकृति में मानव केंद्र बिंदु है या मुख्य बिंदु है। आगे बात हमने ये है। तो हमने जनसंख्या पढ़ ली, उसके बाद मानव संसाधन के रूप में पढ़ लिया और हमने इन चारों की कोटेशन पढ़ ली। नमस्कार दोस्तों, आगे के पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।